हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव बुक सीरीज में। यूपीएससी वाला संभव बुक सीरीज के अंतर्गत हम आज से श्री गणेश करे शुरुआत कर रहे हैं पर्यावरण व पारिस्थितिकी की, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, जो आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के अंतर्गत ही काफी महत्वपूर्ण है। और पाठ्यक्रम के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता के और गत वर्ष के प्रश्न पत्रों के अनुसार हम जो है इसका एक समेकित विवरण आपके समक्ष रखने की चेष्टा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, जो ये क्लास में हम लोग आपको आगे लेके जा रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको, हर रोज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य अवधारणाएं। तो जैसे ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके उपरांत आपको पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है। पीडब्ल्यू ऐप पे आप समाधान बैच सर्च करेंगे। कौन सा बैच सर्च करेंगे दोस्तों? समाधान। इस समाधान बैच के अंतर्गत ही आपको क्लास की वीडियो मिल जाएगी और क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी जो हम पढ़ा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। ऐसे ही हमने ज्योग्राफी भी अच्छे से कंप्लीट किया है, अब हम एनवायरनमेंट को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मुख्य अवधारणाएं हम इसको सीख रहे हैं। इसका कंटेंट आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू से भी मिल जाएगा। इस नाम को सर्च करें टेलीग्राम पे, इस कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के ऊपर टाइम एंड अगेन काफी अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव और नई प्रकार के प्रश्न जो है समय पे पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं 2020 के बाद का पैटर्न की बात करूं तो एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो क्यों ना इसके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो है हम अगले 30, 40, 50 मिनट्स के इस डिस्कशन में बहुत ही अच्छे से सीखे हुए समझे। तो साथ में लिखा रहा हूं, लिखे चल सकते हैं, या फिर आप क्लास की पीडीएफ को भी रिवीजन के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। आइए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, सीखने और समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। देखिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी हमें इकोसिस्टम में कहीं न कहीं जोड़ करके पढ़ना होगा। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक प्राकृतिक घटक है। किस चीज का घटक है? जहां पे कोई भी जीव का आवास, उसकी पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने के लिए जो कारक, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक कारक हो, इनकी अंतः क्रियाओं के निर्माण से बनता है। तो बायोटिक और एबायोटिक दो प्रकार का एनवायरनमेंट हो सकता है किसी भी जीव के चारों तरफ। इनके बीच की जो इंटरैक्शंस है, इसी से ही किसी जीव के चारों तरफ का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका निर्माण होता है। याद रखिएगा, इसमें आपके पास में जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और आसपास के कई सारे रसायन व संसाधन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो किसी एक जीव या जीव के समूहों को प्रभावित कर सकता है और निरंतर प्रभावित करता रहता है। सभी जीव अपनी प्राकृतिक जैव प्रक्रियाओं और अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए, भौतिक आवश्यकता माने भोजन, ऊर्जा, जल, ऑक्सीजन, आश्रय आदि के लिए आसपास के पर्यावरण पे ही तो निर्भर करता है। हाँ या ना? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जैसे बिल्कुल पर्यावरण क्या है, जैविक अजैविक घटकों के अंतः क्रियाओं से इसका निर्माण होता है। वह एक जीव या ग्रुप ऑफ, जो आप कह सकते हैं जीव हो चाहे जीवों का समूह हो, वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए उसी पर्यावरण, उसी एनवायरनमेंट पे निर्भर रहता है लगातार। यह याद रखना कि पारिस्थितिकी जो शब्द है, इस शब्द को 1866 में 1866 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, अर्न्स्ट हैकेल, क्या नाम था इनका? अर्न्स्ट हैकेल, इनके द्वारा जो है दिया गया था। यह जीव विज्ञान की ही एक शाखा है जहां पे जीवों के दूसरों के साथ संबंध को और उनके भौतिक परिवेश को अध्ययन करते हैं। भौतिक परिवेश अभी हमने सीखा कि सर एबायोटिक व बायोटिक, है ना, दो प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं इकोसिस्टम में। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जीव जो है आपके पास में, जैसे मैं कह रहा हूं यह एक जीव जो है, इसका दूसरे जीव के साथ में क्या संबंध है और इसका आसपास के अंदर इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट के साथ में क्या संबंध है, इसी को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध कैसे होगा? या तो एनर्जी की फॉर्मेट में होगा, या फिर आपके पास में फूड या मिनरल की फॉर्मेट में एक्सचेंज हो रहा होगा। एनर्जी, फूड या मिनरल का एक साइकिल चल रहा होगा।
वह अपने भौतिक परिवेश माने अजैविक व जैविक कारकों के परिवेश का, पर्यावरण का यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो क्या है पारिस्थितिकी? पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीव का दूसरे जीव से संबंध और जीव का उसके भौतिक पर्यावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे मैं हूं, मेरा मेरे आसपास में अन्य जीवों से क्या संबंध है, क्या ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, क्या खनिज चक्रण चल रहा है इसका। वह जैसे मैं हूं, मेरे आसपास का मेरा पर्यावरण जैविक व अजैविक, उसका अध्ययन यदि किया जाता है तो यह पारिस्थितिकी के कार्यभार के अंतर्गत आएगा। याद रखना है कि इस विशेष क्षेत्र में हम लोग व्यक्ति, जीव, जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र के उपरांत बायोम और जैवमंडल जैसे संगठनों के स्तर पर इसका अध्ययन करते हैं। तो सोचिए, पूरी पृथ्वी जो है आपके पास में, यह भी तो एक इकोसिस्टम है, यह भी तो एक जीवमंडल है, यह भी तो एक बायोम है। इसमें कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें कई समुदाय, हर समुदाय में अलग अलग जनसंख्याएं, अलग अलग जीव, और जो कि आपके पास में किससे बनी होती है? आपके पास में इंडिविजुअल, व्यक्तिगत से बनी होती है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल आपके पास में हैं, सिद्धांत। इन सिद्धांतों की व्याख्या, इनकी विवेचना आपको जाननी, सीखनी, समझनी है। देखिए, अनुकूलन आपको जानना चाहिए। अनुकूलन की अगर मैं बात करूं मित्रों, एडप्टेशन इसको हम लोग जो हैं इंग्लिश में लिखते हैं, कि कोई जीव जो है अपने रूप में, अपने व्यवहार में, अपनी संरचना में, अपने जीवन की पद्धति में वातावरण में जीवित रहने के लिए बदलाव कर दे, वातावरण में जीवित रहने के लिए बदलाव कर दे। जैसे कि वह अपने रूप आकृति में बदलाव कर दे ताकि मरुस्थल में रह पाए, वह अपने फिजियोलॉजी, शारीरिकी में बदलाव कर दे आपके पास में ताकि शिकार कर पाए, स्वयं सुरक्षित रह पाए, वो अपने बिहेवियर में बदलाव कर दे ताकि यहाँ पे सर्दियों के समय जो है आपके पास में वह हाइबरनेट कर जाए, गर्मियों में फिर वापस एक्टिव हो जाए, दिन में सो जाए, रात को वह जग जाए। तो अलग अलग प्रकार के अनुकूलन एक जीव को विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने की स्थिति प्रदान करते हैं। अब यहां पे कुछ वेरिएशंस को समझना है। एडप्टेशन दीर्घकालिक चीज होती है, वेरिएशन, विभिन्नताएं जो हैं वह डीएनए लेवल पे यानी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन की बात की जाती है कि विशिष्ट डीएनए का भाग जिसे जीन कहा जाता है, उस जीन के जुड़ जाने से या उस जीन के हट जाने से अगर डीएनए आनुवांशिक संरचना में बदलाव हो, परिवर्तन हो, तो विभिन्न जातीय समूहों के बीच तत्वों का रंग, बालों का रंग बदलाव हो सकता है। जैसे आपके आंखों का रंग अलग हो सकता है, बालों का रंग अलग हो सकता है, शरीर की ऊंचाई अलग हो सकती है, शरीर की बनावट अलग हो सकती है, ठीक है ना। अब इसके पीछे कारण क्या होता है? जीन के जुड़ने हटने के पीछे मुख्य कारण उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहलाता है, जो डीएनए में बदलाव लेके आता है। इसके अलावा हमारे आसपास के जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक अवरोध, यह भी समय के साथ साथ अलग अलग भिन्नताओं के कारक बनते हैं। इसी कारण हम लोग एडप्टिव रेडिएशन की यानी अनुकूलनीय विकिरण की बात करते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव नई पर्यावरणीय चुनौती का या नए एनवायरमेंटल नीश के तहत अपने पैतृक प्रजाति से नए रूप में विविधता अपने अंदर लेके आता है, इसको एडप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। फिर बात आती है म्यूटेशन व स्पेशिएशन की। म्यूटेशन अगर देखा जाए आपके पास में दोस्तों, हाँ, इसके अंदर नेचुरल सिलेक्शंस की हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक चयन, डार्विन के द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया जिसमें प्रजाति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होती हैं। एवोल्यूशनरी फोर्सेस जो हैं वो विविधताओं के बीच में चयन करते हैं कि किस हाइट का, किस रंग का, किस दक्षता का जीव जिएगा और किस दक्षता का जीव जो है रहने लायक नहीं है, प्रजनन करने लायक नहीं है। यहाँ पे जीवों के जीवित रहने, उनके प्रजनन आयु तक पहुंचने, अपनी संतानों को उपयुक्त अनुकूलन प्रदान करने की संभावनाएं जो होती हैं उसे ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। विकासवादी क्षमता, इवोल्यूशनरी फोर्सेस तय करती हैं कि कौन सा जीव जो है वह आगे बढ़ेगा और कौन सा जीव जो है विलुप्त हो जाएगा। अब एवोल्यूशन के बारे में समझना है कि समय समय पे जीवों के जीनोम में परिवर्तन होता है, इसके माध्यम से नई प्रजाति बनती हैं आपके पास में, और यह प्रजाति हमेशा नेचुरल सिलेक्शन यानी एवोल्यूशनरी फोर्सेस और शरीर में आई विविधता जो आपके पास में
चेंजेस है, डाइवर्सिटी है, उससे जीव अपने पर्यावरण के अंदर रहने लायक बन पाता है, उपयुक्त बन पाता है। एल्फ्रेड वॉल्स जो थे और चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने 1859 में उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को आनुवांशिकी में प्रगति के लिए आगे विस्तारित किया गया और आगे जाकर के इस डार्विनिज्म को न्यू डार्विनिज्म के रूप में भी जाना गया। एक बात की जाती है कि सर कुछ चीजें जो है इवॉल्व करके प्रजातियां आगे चली जाती हैं, पर कुछ प्रजातियां तो हो सकती है ना जो एक्सटिंक्ट हो गई, विलोपित हो गई, यानी पृथ्वी से किसी प्रजाति का पूरी तरीके से विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना, इसे एक्सटिंक्शन कहा जाता है। मुख्य रूप से यह पर्यावरण परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा और यहाँ पे तेजी से विकास होने की असमर्थता के कारण होता है। पर्यावरण बदलाव हो गया, जैसे कोई जीव जो गर्मी में रह सकता है, अगर उसके क्षेत्र में, उसके आवास विशेष में अचानक से गर्मियां पड़ने लग जाए, अचानक से गर्मियां पड़ने लग जाए, तो क्या होगा? उस कंडीशन विशेष के अंतर्गत क्या होगा? आपके अंदर उस जीव का एक्सटिंक्शन होगा। क्या ऐसा विलोपन पहले हुआ है? बिल्कुल सर, अभी हाल ही में जो समय चल रहा है, ये 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, छठा सामूहिक विलोपन चल रहा है। यानी यह विलोपन मानव जनित है, हमारे ह्यूमन सेंट्रिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन दुरुपयोग के कारण, प्राकृतिक आवासनों के विखंडन, हानि, पारितंत्र के विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण कई जीव जो है अचानक से उनका पर्यावरण तेजी से बदल रहा है और पर्याप्त तेजी से उनमें उतना विकास नहीं हो पाता, उतना इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, फलस्वरूप वो विकसित होने में असमर्थ हैं, इस कारण वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। तो अभी जो एक्सटिंक्शन चल रहा है, इसे 6th मास एक्सटिंक्शन की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल भी हैं आपके पास में जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो प्रजाति, पैसेंजर पीजन प्रजाति, है ना, आपके पास में तस्मानियन टाइगर है ना, यांगजी नदी की डॉल्फिन जिसे बाइजी कहते हैं, ग्रेट ओक, है ना, पाइनेरियन एबैक्स। तो ये सारी प्रजातियां जो हैं आपके पास में, गोल्डन टॉड है, पिंटा आइलैंड टर्टल्स है आपके पास में, स्टेलर सी काउज है, कैरिबियन मॉन्क सील है, ये लगभग गायब हैं, एक्सटिंक्ट हैं और कई सालों पहले से ये लगातार क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ प्रजातियां अपने आसपास के वातावरण से अंदर रह नहीं सकती, तो उस समय वो क्या करती हैं? अपने शरीर में चापचय या मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि जब पर्यावरण उनके अनुकूलित होगा, पर्यावरण उनके रहने लायक होगा, तो फिर वो वापस उस पर्यावरण में रिएक्ट करने, भोजन के लिए, संसाधन के लिए, ऊर्जा के लिए फिर जाएंगे। पर तब तक के लिए वो हाइबरनेट कर जाते हैं, वो शीतकाल में निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हाइबरनेशन का क्या मतलब हुआ? हाइबरनेशन का मतलब हुआ शीत निष्क्रिय प्रजातियां। शीत निष्क्रिय प्रजातियां, यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे मैमल्स में बताया, जैसे भालू है, चमगादड़ है, गिलहरी है, हैजहॉग है ना, मार्सुपियल्स है। अब ये सारे के सारे क्या है? सर्दियों के समय अपने शरीर के तापमान में मामूली कमी लेके आते हैं, उससे उनका मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है और फलस्वरूप तापमान भले ही आपके पास में नियर जीरो भी हो जाए, तब भी यह लगातार जीवित रह पाते हैं। क्या सरीसृपों में, रेप्टाइल्स में भी यह क्रिया पाई जाती है? यस, सरीसृपों में अगर हम देखें तो कछुए हैं, सांप हैं, छिपकलियां हैं, इनमें भी इस प्रकार हाइबरनेशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एम्फीबियंस जो जल और स्थल दोनों में रह सके, मेंढक है, सैलमोंडर है ना, फिश में जो है कार्प फिश है, कैटफिश है, कीट में जो है गैब्रेला है, मधुमक्खियां भी हाइबरनेट करती है, तुम्हें पता होना चाहिए। तितलियां भी हाइबरनेट करती, तुम्हें नहीं पता था ना, ये चीज बहुत ही पता होना चाहिए। जैसे जो भंवरा होता है, बड़ी मधुमक्खियां होती हैं, ये हाइबरनेट करती हैं। रानी मधुमक्खियां सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। वृक्षों में खोखले हिस्सों में, दरारों में यह शीत निद्रा में चली जाती है, तितलियां भी, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखने योग्य हैं। और पक्षी भी, जैसे कॉमन जो हैं पुअर विल्स करके, लंबे समय तक ये भी शीत निद्रा में रहते हैं, हाइबरनेट रहते हैं। एकमात्र पक्षी है जो उदासीनता जैसी स्थिति में प्रवेश कर सकता है। तो यू हैव टू नो अबाउट इट। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स ही आपकी तैयारी को, आपके कैंडिडेचर को आगामी परीक्षा के लिए और बेहतर करती हैं। अब जब हम इकोसिस्टम को समझ चुके हैं, एनवायरनमेंट को समझ चुके हैं और कुछ प्रिंसिपल्स और सिद्धांत की बेसिक जानकारी ले चुके हैं,
अब हम आगे बढ़ते हैं पारिस्थितिकी पदानुक्रम यानी इकोलॉजिकल हायरार्की को समझने के लिए। इकोसिस्टम में हम एक बात करते हैं कि एक जीव दूसरे जीव के साथ में अंतर संबंध और उसके पर्यावरण के साथ में अंतर संबंध को समझते हैं, ये इकोसिस्टम है, ये पारितंत्र है। अब पारितंत्र में सबसे नीचे चीज आती है एक जीव। कई जीव जो एक प्रजाति के हैं उनकी कई बहुगुणक संख्या से जनसंख्या बन गई। कई अलग अलग प्रजाति के जीव जब साथ में रहते हैं तो इसे समुदाय कम्युनिटी कहा जाता है। ये कई अलग अलग समुदाय कम्युनिटी आसपास में रहते हैं तो इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। कई इकोसिस्टम आसपास में है, जैसे स्थलीय है, जलीय है ना, समुद्री है, तटीय है, तो इसको जैवमंडल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार एक पारिस्थितिकी पदानुक्रम क्या हुआ कि एक जैवमंडल में कई पारितंत्र संभव हैं। हर पारितंत्र अन्य अन्य समुदायों से बना होता है। हर समुदाय में अलग अलग प्रकार के जीवों की जनसंख्या का वर्ग समूह रहता है और यहाँ पे जनसंख्या का मतलब हो गया कि एक प्रजाति की ही संख्या बल, है ना। तो अगर एक प्रजाति के जैसे सारे के सारे टाइगर्स हैं तो वो टाइगर पॉपुलेशन हो गई। सारे के सारे ही आपके पास में जैसे फॉक्स है, लोमड़ी है, तो लोमड़ी की प्रजाति हो गई। सारे के सारे ही आपके ईगल है, बाज है, तो ये बाज की प्रजाति होगी। तो ये याद रखने योग्य विषय हैं, आपको लिखना चाहिए। साथ साथ में इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में भी हम सीखने की कोशिश करते हैं कि जीव प्रजाति क्या, एकल जीव क्या है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रजाति एकल जीव कहा जाता है। प्रजातियों में जीवित जीवों का एक समूह जिसमें समान जीव होते हैं, जीन का आदान प्रदान अंतर प्रजनन के कारण हो सकता है, जैसे कि मेल और फीमेल होमोसेपियंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे हम होमोसेपियंस है, हम एक प्रजाति हैं, हमारे अंदर क्या है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या बराबर, जीन की संख्या बराबर है, यस और नो। और जब भी यहाँ पे दो जनों के बीच में जैसे शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन होता है तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, जेनेटिक एक्सचेंज देखने को मिलेगा, जीनों का आदान प्रदान देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। विशिष्ट समय के दौरान किए गए परिभाषित क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाले एक ही प्रजाति के समुदाय को, है ना, तो जो अंतर प्रजनन कर सके, क्या कर सके, अंतर प्रजनन कर सके। जैसे कि एक प्रजाति का बात करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एक प्रजाति की बात करते हैं काऊ। काऊ जो है वो काऊ के साथ मेट कर पाता है, ठीक है ना। तो यह एक प्रजाति है, ठीक है ना। प्रजाति के लिए क्या है आपके पास में, एक टाइम फ्रेम में एक एरिया विशेष के अंतर्गत इंटर जो रिप्रोडक्शन कर पाए, आपके पास में अंतर प्रजनन कर पाए, एक ही प्रजाति वाले लोगों को हम लोग क्या कहें, समुदाय कहेंगे। अब समुदाय क्या हुआ, समुदाय जो है जनसंख्याओं से बना होता है। तो यहाँ पे प्रमुख प्रभावशाली वनस्पति स्वरूप के नाम से इसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो चारागाह समुदाय में जैसे आपके पास में ग्रास कम्युनिटी में घास का प्रभुत्व होगा, हालांकि जड़ी बूटियां और वृक्ष आदि भी हो सकते हैं। तो कम्युनिटी में एक प्रमुख समुदाय होगा और एक गौण समुदाय होगा। बड़े आकार अपेक्षाकृत वो ज़्यादा स्वतंत्र होंगे, जबकि गौण समुदाय होगा आपके पास में वो आसपास के समुदायों पे निर्भर होंगे। आपके पास में प्रायः इसे सोसाइटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोसाइटीज कहा जाता है, जो कि आपके पास में प्रमुख समुदाय के भीतर द्वितीयक समुच्चय एग्रीगेशन होता है। जैसे गाय के गोबर पर जो है लाइकेन का समूह डिपेंड होता है, ठीक है ना। फिर है स्थिर समुदाय, वर्ष दर वर्ष उत्पादकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाता है और ये कभी कभार होने वाली अव्यवस्था जो कि प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकती है। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? तो क्या हम लोग आगे बढ़ें? इसके आगे हमको और चीज़ें जाननी हैं, वो चीज़ें जानने और सीखने के लिए आप पारितंत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है मित्रों आपके पास में काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। पारिस्थितिकी की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई हैं जो जीवित जीवों के एक दूसरे के आसपास के वातावरण की अंतःक्रिया का अध्ययन करती हैं। तो पारितंत्र क्या हुआ, इकोसिस्टम क्या हुआ आपके पास में, जीवित जीव एक दूसरे के आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, भोजन को लेकर के, खनिज चक्रण को लेकर के इत्यादि। बायोम क्या हुआ है, बायोम मतलब कई सारे आपके इकोसिस्टम साथ में आ गए, जैसे जलीय इकोसिस्टम,
घास के इकोसिस्टम, वन इकोसिस्टम, मरुस्थल है, टुंड्रा इकोसिस्टम, ये सब जब साथ में आ जाए तो बायोम जो है आपके पास में पर्यावासों से भिन्न हुए। बायोम में विभिन्न प्रकार के पर्यावास पारितंत्र हो सकते हैं आपके पास में। पादप और जंतु के में समान जलवायु के कारण साझा विशेषताएं हो सकती हैं, महाद्वीपों पर पाए जा सकते हैं। जैसे टैगा वन उत्तरी गोलार्ध में सभी महाद्वीपों के समशीतोष्ण क्षेत्रों से अलग पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ एक बेसिक डिफरेंस भी होगा बायोम्स में। फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है। सतह के ऊपर भी जीवन है, पशु पक्षी, सतह के ऊपर बैक्टीरिया, सतह के नीचे भी जीवन है ना, माइक्रोब्स हो सकते हैं। जल की बात करें तो एक्वेटिक लाइफ हो सकती है, ठीक है। सो बायोम के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। वहाँ की जलवायु, वहाँ की पानी की उपलब्धता, कई सारे कारक हो सकते हैं जो कि बायोम को एक दूसरे से अलग करते हैं। टाइगा है, टुंड्रा है, मरुस्थल है, समुद्र है, सवाना है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, घास भूमि है, स्वच्छ जल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हियर आफ्टर हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है नीश। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों? नीश के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल नीश कह सकते हैं, प्रोएक्टिवली पारिस्थितिकी निकेत के रूप में इसको हिंदी में पढ़ा जाता है। कोई भी प्रजाति जो होती हैं जहाँ रहती है उसे उसका आवास या पर्यावास कहते हैं। पर्यावरण जो उसका आवास है, वह पर्यावरण जहाँ वो प्रजाति रहती है, वहाँ जहाँ वो जीव रहता है ना। तो प्रजाति की उसके आसपास के पर्यावास या उसके पारितंत्र के अंतर्गत क्या भूमिका है और क्या स्थिति है। अब आप अगर स्थिति की बात करेंगे, तो स्थिति के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर के लेवल पे वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और उसका रोल क्या है। जैसे भोजन में उसका रोल क्या है, एनर्जी एक्सचेंज में उसका रोल क्या है, ठीक है ना। उसका कार्यात्मक व स्थिति के रूप में जो है भूमिका को ही हम उसका निकेत कहते हैं। तो निकेत क्या हुआ? एक इकोसिस्टम के अंतर्गत एक जीव का क्या रोल है और क्या स्थिति है, वो कहाँ लोकेटेड है और वहाँ वो क्या कर रहा है। जैसे तुमने किसी को फोन लगा के पूछा, भैया कहाँ हो और क्या कर रहे हो, तो अगर वो कह रहा है कि भाई मैं फिजिक्स वाला में हूं और मैं एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है आपके पास में? उसका इकोलॉजिकल नीश के बारे में बता रहा है। फिजिक्स वाला से उसने उसकी स्थिति बताई और उसने अपनी फंक्शनल भूमिका, यानी जैसे सपोज एक बैक्टीरिया का क्या काम है इकोसिस्टम में, या एक कवक फंगस का क्या काम है इकोसिस्टम, एक शेर का क्या काम है इकोसिस्टम में, एक बाज, एक चील का क्या काम है इकोसिस्टम के अंतर्गत। आप समझ में आई खोपड़ी में बैठी बात आपको? तो एक प्रजाति, एक स्पेसीज का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या काम है और कहाँ पे है उसका पर्यावास, कहाँ पे है उसकी स्थिति, कहाँ उसकी लोकेशन, कहाँ उसका आवास है, उसे ही नीश कहा जाता है। तो नीश को दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पहला कहाँ पे है और दूसरा क्या कार्य कर रहा है, मतलब उसकी कार्यात्मक भूमिका, रोल और कार्यात्मक स्थिति। तो आपके पास में फंक्शनल रोल एंड फंक्शनल लोकेशन को ही हम लोग इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। तो यहाँ पे एक पर्यावास में, जैसे मैं कह रहा हूं कि सर पर्यावास में एक प्रजाति कोई कार्य कर रही है, तो जनरली दो प्रजातियां सेम कार्य थोड़ी करती हैं। कोई भी दो प्रजाति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण एक ही स्थान पर नहीं रह सकती। एक काम कोई कर रहा है तो दूसरी प्रजाति भी वो सेम काम करेगी, दोनों आपस में कंपीट करेगी कि नहीं करेगी, ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए, संसाधन के लिए। फिर उनमें से दोनों में जो प्रधान होगा वो रह जाएगा, बाकी एक हार जाएगा, वो उस स्थान से, उस निश से हट जाएगा। तो जब तक एक विस्थापित नहीं हो जाता है, दूसरा यहाँ पे रहेगा। ये याद रखना है आपको कि दो ही प्रजातियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, एक स्थान पे नहीं रह सकती हैं, ठीक है ना। जब तक कि एक विस्थापित ना हो जाए ना, दूसरे को जगह छोड़ना होगा, उसको रिप्लेस होना होगा। तो हमारे निकेत के, हमारे नीश के अलग अलग घटक हो सकते हैं। पहला घटक तो क्या है, वो कहाँ रहती है, पर्यावास की बात करते हैं कि भौतिक वातावरण में जहां प्रजातियां रहती हैं उसे निकेत कहा जाता है। संसाधन की बात करते हैं कि वह भोजन, जल, पोषक तत्व जो प्रजातियां उपयोग करती हैं वह भी उसी निकेत का विषय मात्र हो गया है। इकोलॉजिकल नीश के अंतर्गत अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तीसरा और अहम घटक हो जाता है अंतरक्रिया, इंटरैक्शंस। चौथा घटक हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या काम है भैया।
प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र में काम करती हैं, जैसे कि परागण का काम करे, बीज प्रसार का काम करे, बीज होती है ना, ये बीज, ये पॉलिनेटर्स, ये तितलियां, ये क्या काम करती हैं, इनका उन इकोसिस्टम में क्या रोल है, क्या कार्यात्मक भूमिका है ना। सो उसे ही तो नीश कहा जाएगा। तो नीश के पर्यावास, संसाधन और आपके पास में अंतःक्रियाएं और तंत्र में क्या भूमिका है, यह 4 अहम घटक है। अब जीवों के संरक्षण में निकेत का ज्ञान एक आवश्यक भूमिका निभा सकता है। किसी भी जीव को आप अगर संरक्षित करना चाहते हो तो पता करो उस जीव का कार्य क्या है, वो रहता क्या है, मतलब उसके नीश के, उसके निकेत के बारे में पता करो। अगर मैं मैंग्रोव की बात करूं, जैसे खारे पानी के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र की बात करूं, तो वहां पे अपने निकेत को निर्मित करने के लिए समुद्री तट को स्थिर करना होगा, जलीय जैव विविधता का समर्थन करना होगा। मधुमक्खी की बात करूं तो पादपों के प्रजनन में परागण का काम करती है, राइट। तो हमें अगर मधुमक्खी को बचाना है या हमें मैंग्रोव वनस्पति को बचाना है तो हमें यह पता करना होगा कि इनका निकेत क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो नीश समझ में आया। मैंग्रोव्स के अंतर्गत अलग काम करेगा, परागण काम में काम करने वाले जीवों के लिए अलग काम करेगा, घास में जो है आपके पास में जीव जंतु उनके लिए अलग काम करने वाला है। यस और नो। आगे जानकारी देना चाहता हूं आपको हमारे होली स्पेशल ऑफर के ऊपर। दोस्तों, हमारा संकल्प, प्रहार और टाइटन, ये आपके इंग्लिश और इंग्लिश के आपके हिंदी के अंदर जो है आपके यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्सेज है। 80% ऑफ पे आपको एक बेसिक मिनिमम प्राइस पे मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे कॉल करके भी अन्य जानकारी जुटा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप अन्य जानकारी ले सकते हैं। यूपीएससी प्री अभी सर पे आ चुका है, सीसेट की तैयारी अच्छे से नहीं है तो आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में हमारे यूपीएससी सीसेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक नॉमिनल प्राइस पे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, तो आप भी यहाँ पे 12,499 के ऊपर हमारे फाउंडेशन कोर्स 226 को जो है एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों याद रखिए, पहले काउंसलिंग लीजिए, डेमो क्लास लीजिए, आप अश्योर हैं, देन यू गो हेड विद द पेमेंट एंड एनरोलमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ आपको मैं यहाँ पे आपको मैं ऑप्शनल की बैचेस की भी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे आपके इंग्लिश में और हिंदी के अंतर्गत कई सारे ऑप्शनल वैकल्पिक विषय जो है हम 7,999 के बेसिक प्राइस पे अवेलेबल करा रहे हैं। दे आर द रैंक मेकर, दे आर द रैंक ब्रेकर। आपका जीएस तैयार है, ऑप्शनल तैयार नहीं है तो भैया पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है ये। सो आई विल टेल यू टू टेक अ इन्फॉर्म्ड, माइंडफुल डिसीजन, टाइमली डिसीजन कि सर अगर मैं वर्ष 2025 या 26 के मुख्य को लक्षित कर रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ, तो क्या मेरा वैकल्पिक विषय तैयार है या नहीं। दिस इज द राइट टाइम टू टेक द राइट डिसीजन। मूविंग फॉरवर्ड, एक टेलीग्राम चैनल की जानकारी देना चाहूँगा, जगदीश जहांगीर सर PW। यस, QR कोड स्कैन करके भी आप टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर पाएंगे और इस कम्युनिटी के माध्यम से आपको वो तमाम जानकारी मिल जाएगी, वो तमाम एग्जाम, क्लास, PDF, कंटेंट रिलेटेड अपडेट जो आपकी यूपीएससी और पीसीएस की जर्नी में अहम भूमिका निभाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकेत के प्रकारों की चर्चा करें। देखिए, निकेत 2 प्रकार के हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल या फंडामेंटल निकेत। फंडामेंटल निकेत क्या है? वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत निश्चित प्रजाति जीवित रहने, बढ़ने, प्रजनन करने में सक्षम हो सकती है। प्रतिस्पर्धा जैसी यहाँ पे जो है कोई चीज को ध्यान में नहीं रखा जाता है। एक होता है रियलाइज्ड या वास्तविक निकेत। रियलाइज्ड या वास्तविक निकेत क्या होता है दोस्तों? आपके पास में यहाँ पे प्रजातियां सह अस्तित्व में रहती हैं। एक पॉलिनेटर उसके साथ दूसरा पॉलिनेटर रह सकता है। एक यहाँ पे जैसे मैं कहूँ प्रजाति में सेम काम करने वाले एक से ज्यादा लोग हो तो उनके बीच में क्या होगा? आपके पास में इकोसिस्टम में क्या होगा? एक से ज्यादा स्पेसीज, प्रजातियां सेम काम करेगी तो कंपटीशन होगा। तो वास्तविक निकेत तो क्या होता है? जहां पे वास्तविक रूप में सह अस्तित्व हो, को एग्जिस्टेंस हो, मतलब कंपटीशन भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करेगा। ये तो है किताबी बात, हाइपोथेटिकल बात, फाउंडेशनल जिसको मूल निकेत कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो है आप अंतः क्रियाओं में ध्यान नहीं रखते हैं, आप सह अस्तित्व या कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखते। तो ज़्यादा बेटर चीज़ कौन सी है? रियलाइज्ड या एक्चुअल niche, the portion of the fundamental niche that a species actually uses. Species never lives under perfect condition, but where acceptable ecological sum of conditions exist. तो अब हम हैबिटेट पे भी बात करते हैं। हैबिटेट क्या है? पर्यावरण में आपके पास में आसपास का माहौल आ गया है ना, तो जिस भौतिक पर्यावरण में कोई जीव निवास करता है और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वह किसी अन्य जीव से अपना आवास जो है वह क्या कर सकता है?
अपना आवास जो है वह साझा करता है। जैसे कि इतना सा आवास आप अलग अलग प्रजातियों के साथ में क्या करते हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या करते हो, आवास को, पर्यावास को, हैबिटेट को साझा करते हो। तो सबसे पहले नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक पर्यावास क्या हुआ, अपने आसपास का वह फिजिकल एनवायरनमेंट जहां पे कोई जीव रहता है, वह अपनी आवश्यकताओं के लिए वह पर्यावास को साझा भी करता है। एग्जाम्पल के लिए बताओ, आप हो, आप बीज के साथ में, आप तितली है आपके पास में, जैसे है ना, फ्लाइज है इनके साथ में, ठीक है ना। और बताओ, आप आसपास में जैसे काऊ है आपके पास में, बफेलो है आपके पास में, या कैटल्स है आपके पास में, ठीक है ना, इनके साथ में भी तो है कि नहीं, आप अपना पर्यावास साझा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे सपोज आप किसी भी रूप में से किसी भी जीव के ऊपर रह रहे हो, जैसे आप यहाँ पे वेजिटेशन के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, वनों के ऊपर भी तो निर्भर हैं। तो आप रह रहे हो, आपके आसपास की सराउंडिंग है, पर आपके आसपास के सराउंडिंग में अन्य जीवों के साथ में भी आप अपना आवास क्या करते हो, साझा करते हो। क्यों साझा करते हो, अपनी आवश्यकताओं के आधार पे साझा करते हो कि सर मुझे तितली से क्या मिलेगा, मुझे मधुमक्खी से क्या मिलेगा, मुझे गाय से क्या मिलेगा, मुझे फल से, मुझे खेतों से क्या मिलेगा। तो आप अपना पर्यावास साझा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ एक बार, ठीक है ना। तो अनेक पर्यावास मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग जो भी आपके पास में हैबिटेट हो सकते हैं, ये सारे अलग अलग हैबिटेट मिलकर के ही तो हमारे एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। तो सभी पर्यावास पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जबकि सभी पर्यावरण पर्यावास नहीं होते हैं, ये याद रखना। ऑल द habitats are part of environment, but all the environment is not a part of habitat or is not a habitat। ये प्रश्न, ये तर्क, ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है। इकोटोन, इकोक्लाइन और एज इफेक्ट क्या होता है, कोर प्रभाव क्या होता है। इकोटोन समझते हैं, बायोमास के बीच में, दो बायोम्स के बीच में संक्रमण क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पे एक बायोम पाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ फिर दूसरा बायोम पाया जाता है, ठीक है ना, बायोम ए और बायोम बी। इसके बीच का कुछ क्षेत्र हम लोग यहाँ पे उठा करके ऐसा ले सकते हैं, है ना, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा, है ना, संक्रमण, हमें बदलाव देखने को मिल जाएगा, है ना। वह संक्रमण क्षेत्र जहां दो समुदाय आपस में मिलते हैं और यूनिफाई हो जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ए प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पे बी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसमें यह ऐसा इकोटोन क्षेत्र है जहां पे ए और बी, ए और बी, ए और बी दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो इकोटोन क्या है आपके पास में, दो हैबिटेट्स, दो बायोम्स के बीच का वह क्षेत्र जहां दो समुदाय मिलते हैं, यूनिफाई, एकीकृत हो जाते हैं और दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताएं होगी। जैसे कि अगर मैं कहूं मैंग्रोव वन, इसका एक एग्जाम्पल है इकोटोन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का खारा पानी और स्थलीय तंत्र जो मीठे पानी में रहने वाला है, जो लैंड पे रहने वाले जीव है, दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का है। तो यहाँ पे जो जीव होंगे, जो वनस्पति होंगी, वो समुद्र के खारे पानी में हैं या चाहे नदी के मीठे पानी में हैं, चाहे वो जब पानी नहीं भी हो तब भी जो है आपके पास अपनी जड़ों के माध्यम से एंकर होते हुए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की विशेषताएं दर्शाती है। तो मैंग्रोव वन है, घास के मैदान है आपके पास में, ये वन और मरुस्थल दोनों के बीच की चीज है। जहां ज्यादा बारिश है ना, वहां पे क्या होंगे, घने बड़े पेड़ होंगे। जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं, वहां पे क्या होगा, डेजर्ट होगा। वहां पे क्या होगा दोस्तों, डेजर्ट देखने को मिलेगा। परंतु जहां पे बारिश मॉडरेट है, वहां पे आपको घास देखने को मिलेगी। वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, घास देखने को मिलेगी। तो ये ग्रासलैंड्स क्या है, मैं कह रहा है कि भैया फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में आता है यह ग्रासलैंड, ठीक है ना। तो ग्रासलैंड भी क्या, यह दो प्रकार के इकोसिस्टम के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। बोले हाँ गुरुजी। क्या दोनों समुदाय यहां मिल जाएंगे, बोले हाँ गुरुजी, एकीकृत हो जाते हैं, दोनों की विशेषताएं यहां मिल जाएगी, बिल्कुल सर, ठीक है। ये खोपड़ी में बैठा किस किस को बैठा, थोड़ा कमेंट करके मुझे बताते रहें ताकि मैं भी श्योर रहूं कि हाँ यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। चाहे आप इसको रिकॉर्डेड वे में भी देख रहे हैं ना, लेसन को रिकॉर्ड करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है कई बार, है ना, क्योंकि सामने बच्चा है नहीं। जब बच्चा ऑफलाइन में सामने बैठता है या फिर लाइव में भी वो कमेंट कर लेता है तो टीचर श्योर हो जाता है हाँ इसके ये डाउट्स हैं और ये क्लैरिटी है।
अब आप रिकॉर्डिंग वे में देख रहे हैं, आपके कोई प्रश्न भी तो आप कमेंट करके मुझे निरंतर अपडेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट प्रोफेशनली एंड एकेडमिकली। फिर इसको कहा जाता है कि यह बहुत ही संकीर्ण एक नैरो जोन होता है, जैसे घास और वन के बीच का जो क्षेत्र होगा, है ना, यह बहुत ही नैरो जोन होगा दोस्तों आपके पास में, एक बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र हो सकता है, या फिर वन और मरुस्थल के बीच के रूप में यह एक विस्तृत क्षेत्र भी हो सकता है। सो इट कैन बी नैरो, इट कैन बी ब्रॉड एज वेल। अब यहां पे कहा जाता है कि जोन ऑफ टेंशन, तनाव का क्षेत्र, निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मध्यवर्ती पारिस्थितिकियां जो होती हैं वो तनाव का क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकती है। देखिए यहां पे इकोटोन समझ में आया कि दो इकोसिस्टम्स के बीच का ट्रांजिशनल संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। जैसे आपने एक बात की कि लैंड इकोसिस्टम, एक बात की कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, उनके बीच का आपने बात की कि सर कोई भी आपके पास में वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, तो यह एक इकोटोन है, यह एक संक्रमण ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है। यह नैरो हो सकता है, यह ब्रॉड भी हो सकता है। इकोटोन में आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापक प्रजातियां मौजूद होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में कहीं अधिक उत्पादकता होती है। जो प्रोडक्टिविटी है ना भैया, सपोज ये स्थलीय जीवों की जो प्रोडक्टिविटी है, फिर ये जलीय जीवों की जो प्रोडक्टिविटी है, इस एरिया में स्थलीय और जलीय दोनों ही पारितंत्र की विशेषताएं, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपके पास में, और भी ज़्यादा होगी। यहाँ की उत्पादकता क्या होगी, और भी ज़्यादा होगी। बेहतर ढंग से विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव शामिल हो सकते हैं जो निकटवर्ती समुदायों से काफ़ी भिन्न हो सकते हैं, मतलब यूनिक स्पीसीज भी हो सकती है। इकोटोन के बाद आता है इकोक्लाइन, पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक लेकिन निरंतर परिवर्तन का क्षेत्र, ठीक है ना। जैसे इस क्षेत्र के अंदर आपको जो है एक अलग पारितंत्र मिल रहा है, फिर इस क्षेत्र में आपको एक निरंतर अलग पारितंत्र मिल रहा है, इस क्षेत्र में आपको निरंतर अलग पारितंत्र देखने को मिल रहा है। तो जो ये लगातार अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग जो यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है ना, हमने इसकी बात करनी है। वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ दैट ओनली। तो आप देखेंगे कि प्रजातियों के संगठन के संदर्भ में दोनों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। यहाँ पे जो प्रजातियां मिल रही है ना मुझे, तो यहाँ पे प्रजाति ए मिल रही है, कई बार प्रजाति ए यहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर प्रजाति बी मिल रही है तो कई बार प्रजाति बी मेरे को यहाँ भी मिल जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे कोई स्पष्ट सीमा यहाँ नहीं देखने को मिलती है मेरे को इकोक्लाइन के अंतर्गत, पर मुझे ये जरूर पता है कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जब मैं पहुंच रहा हूं तो यहाँ की मूलभूत वनस्पति, जीव जंतु, जैव विविधता में लगातार क्रमिक बदलाव हो रहा है, निरंतर चेंज हो रहा है। यहाँ पे कई बार ये क्यों होता है? हाइट के कारण। कि सर इकोसिस्टम में भी अगर हम देखें पहाड़ों की जो है अलग अलग ऊंचाई के ऊपर, है ना, कि सर कोई है हम लोग 500 मीटर की ऊंचाई पे, कहीं पे हम पहुंचे हैं 1500 मीटर की ऊंचाई पे, कहीं पे हम पहुंचे हैं 2000 मीटर की ऊंचाई पे। सर तापमान अलग अलग ऊंचाई पे कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। ठीक वैसे ही टेम्परेचर भी है, सैलिनिटी लवणता भी है, या समुद्र की बात करें तो गहराई की भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो अजैविक कारकों में भी, आसपास की परिस्थितियों में भी क्रमिक परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बोथ बायोटिक और एबायोटिक, इन दोनों ही चीज़ों में लगातार जो चेंजेस देखने को मिलता है, परिवर्तन जो देखने को मिलता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों आपके पास में? इकोक्लाइन कहते हैं, इकोक्लाइन करते हैं। देखो आपने नाम सुना होगा इंक्लाइन एंड डिक्लाइन। तो ये क्लाइन शब्द क्या है? इंक्लाइन का मतलब होता है बढ़ना, डिक्लाइन का मतलब होता है घटना, राइट। यहां पे हमने इन यानी बढ़ना या डिक्लाइन मतलब डी मतलब घटना, इसकी बात नहीं की हमने। यहां से वर्ड उठाया सीधा क्लाइन। क्या उठाया? CLINE, और साथ में वर्ड जोड़ दिया इको। मतलब यहाँ पे बढ़ाव और घटाव, यहाँ पे क्रमिक बदलाव है, निरंतर परिवर्तन है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है प्रजातियां बदल रही है, इकोसिस्टम बदल रहा है, निरंतर बदलाव है। तो एक तो था आपके पास में ट्रांजिशनल जोन। इकोटोन तो क्या था?
ट्रांजिशनल जोन था दो पारितंत्र के बीच में, जैसे स्थलीय और जलीय के बीच में हमने कहा मैंग्रोव एक प्रकार का ट्रांजिशनल जोन है, इकोटोन है। जबकि इकोक्लाइन क्या हो गया है आपके पास में, इकोक्लाइन जो है आपके पास में यहाँ पे जैविक अजैविक दोनों ही घटकों में क्रमिक परिवर्तन होता है। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में आए तो यहाँ के जैविक यानी यहाँ की प्रजातियां, यहाँ के अजैविक यानी यहाँ का तापमान, ऊंचाई, लवणता, गहराई इत्यादि जो सारी चीजों में बदलाव, फिर यहां से आया तो एक और बदलाव। इस प्रकार आप किसी x, y या किसी z इकोसिस्टम में लगातार चेंज महसूस करेंगे। एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाएंगे तो उसमें जैविक अजैविक घटक में निरंतर परिवर्तन होगा। कोई स्पष्ट सीमा फिर भी उसमें नहीं देखने को मिलती है। यह एनवायरमेंट ग्रेडियंट या आसपास के अजैविक कारकों के क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। फिर हम लोग एज इफेक्ट या कोर प्रभाव और कोर स्पेसीज के बारे में जानते हैं कि कोई भी समुदाय की तुलना में इकोटोन में विविध जो है पारिस्थितिकी विशेषताओं की उपस्थिति होती है, प्रजातियों की संख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या का घनत्व को कोर इफेक्ट कहा जाता है। इकोटोन क्या कहा था गुरुजी याद है कि सर ये है पारितंत्र एक, ये है पारितंत्र दो, ठीक है ना। अब हमने यह चीज कह रखी है कि भैया यहाँ पे एक प्रकार का इकोसिस्टम है, फिर हमने कहा कि सर ये दूसरा इकोसिस्टम है, यहाँ पे दूसरे प्रकार का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो था इसको हमने नाम दिया था कि ये संक्रमण क्षेत्र ही क्या है आपका, इकोटोन क्षेत्र है। इकोटोन क्षेत्र में हमने कहा कि सर अगर यहाँ पे आपका ए इकोसिस्टम है, यहाँ बी इकोसिस्टम है, तो इकोटोन में ए प्लस बी दोनों ही प्रकार की पारिस्थितिकी विशेषताएं होंगी, दोनों ही प्रकार की प्रजातियां होगी। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो संख्या है वह भी ज़्यादा होंगी आपके पास में, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। और इस विशेषता, इस उत्पादक, इस संख्या, इस जनसंख्या, इस घनत्व के ज़्यादा होने को ही हम कोर इफेक्ट कहते हैं। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र और इस पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के ट्रांजिशनल संक्रमण क्षेत्र इकोटोन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको ही कोर इफेक्ट कह देते हैं। अब जो प्रजातियां इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हैं, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, उन्हें ही कोर प्रजातियां कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे संख्या होगी, ज्यादा घनत्व है। अब ज्यादा घनत्व में भी कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा संख्या में, कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा घनत्व में, उसे कोर स्पेसीज कह दिया। उदाहरण के लिए लैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, विशेष रूप से पक्षियों पर यह लागू होता है ना। हमारे पक्षी जो हैं आपके पास में उन पे लागू होता है लैंड में। वन और मरुस्थल के बीच में इकोटोन में पक्षियों का घनत्व अधिक होता है। कहीं पे वन है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे क्या है, वन है आपके पास में, और कहीं पे क्या है, डेजर्ट्स है, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो इकोटोन बनेगा, उस इकोटोन के अंतर्गत स्पेसीज जो हैं बर्ड्स की, कौन सी, बर्ड्स की जो स्पेसीज है उनकी घनत्व, उनकी संख्या बल सबसे ज्यादा आपको यहां देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को भी आप लोग जान लीजिए। यह कंक्लूजन है आज की क्लास का कि प्रकृति के अंतर्गत यह कार्यात्मक इकाई है जहां जीवित प्रणाली अपने आसपास में भौतिक वातावरण में रहती हैं, उस भौतिक वातावरण से लगातार अंतःक्रिया करती हैं, वहां से ऊर्जा लेती और देती हैं, आदान प्रदान होता है, और विभिन्न प्रजातियों के तत्वों का यहाँ पे क्या कही जाती है, विभिन्न प्रक्रियाएं भी होती है, जैसे कि तत्वों का चक्रण, जियोकेमिकल साइकिल्स भी होते हैं। तो यह यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछ रखा है पहले। सभी हमारे इकोसिस्टम जो होते हैं वो नेसेसरी एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, पर सारे ही के सारे आपके पास में एनवायरनमेंट जो है वो इकोसिस्टम के पार्ट हो यह जरूरी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हम लोगों ने ऑलरेडी जानकारी में ले चुका है और उसकी हमने जानकारी भी ली, जैविक और अजैविक घटक। आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। विद दिस बीइंग सेड आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। इसके आगे के जो फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं हम आगे जानकारी में लेते रहेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू। क्या नाम है आपके पास में, जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू। वहाँ से भी उसको आप जो है पिकअप
कर सकते हैं। सो आई अगेन इटरेट दैट कि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पे पहुँचे, जगदीश जांगड़ सर PW, और वहाँ से जाके के क्लास का कंटेंट जो है एक्सेस करें, PDF को डाउनलोड करें, पढ़ें, रिवीजन करें अच्छे से। विद दिस बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।